हाँ जी, नमस्कार। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के अंदर पांचवा जो लेसन था आपकी लोकतंत्र। लोकतंत्र के अंदर हम पढ़ चुके थे लोकतंत्र का अर्थ हमने पढ़ा सबसे पहले। उसके बाद में हमने लोकतंत्र के विभिन्न रूपों के ऊपर चर्चा की। उसके बाद में हमने पढ़े लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत, यानी हमने लोकतंत्र का अर्थ पढ़ लिया है। उसके बाद में लोकतंत्र के 4 रूपों को हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद में हमने पढ़े थे लोकतंत्र के 5 जो प्रमुख सिद्धांत थे, जैसे परंपरागत उदारवादी सिद्धांत हमने पढ़ा, बहुलवादी सिद्धांत हमने पढ़ा। उसके बाद में विशिष्ट वर्गीय और या जिसको अभिजन वर्गीय सिद्धांत कहते हैं उसको हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा मार्क्सवादी सिद्धांत, और अंतिम जो सिद्धांत पढ़ा था वो हमने पढ़ा था समाजवादी सिद्धांत। आज हम एक नया बिंदु ले रहे हैं आगे। कक्षा 10 है आपकी और विषय है आपकी सामाजिक विज्ञान। विषय सामाजिक विज्ञान, और अध्याय हम पढ़ रहे थे 5वां। अध्याय संख्या 5 थी हमारे, जिसका नाम था लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र को पढ़ रहे थे। अर्थ पढ़ लिया था, रूप पढ़े और प्रकार सिद्धांत पढ़ लिए थे। और आज जिस बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वो होगा आपकी लोकतंत्र के प्रकार। मैं कहूँ तो लोकतांत्रिक जो शासन होता है, तो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार हमें पढ़ने हैं। लोकतांत्रिक शासन के प्रकार पढ़ने हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होगा, और यहाँ से भी अच्छे खासे प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती है। लोकतांत्रिक शासन की अगर बात करें तो हमारा जो पहला जो वीडियो था वहां पर आपने देखा होगा कि राजनीतिक लोकतंत्र के अंदर हमने पढ़े थे, उनके 2 भेद पढ़े थे, जिसमें राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। और वो यही है कि शासन के एक प्रकार के रूप में जो लोकतंत्र होता है वह आपका क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन होता है। इस लोकतांत्रिक शासन के ही हमें क्या पढ़ने थे, प्रकार पढ़ने थे, जिनको मैं यहाँ आपको एकदम से क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं, क्या क्या इसके अंदर अंतर होते हैं। उन सब का हम अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, तो लोकतांत्रिक शासन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन सी? तो सबसे पहले मैं देखूं कौन सा, तो आपको पता है पहला जो है वो आपकी प्रत्यक्ष या फिर जिसको कह सकते हैं शुद्ध लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा जो है वो आपके कौन सा है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष या जिसको हम बोल सकते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये लोकतांत्रिक शासन के 2 क्या है, प्रकार है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, इसको हमें अच्छे से क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसको हम शुद्ध लोकतंत्र भी बोलते हैं, ये क्या होता है? अगर प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति किसके पास होती है? राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। शक्ति जनता के पास होती है। इसके अलावा जनता ही सरकार को क्या करती है? बनाती है। जनता सरकार को क्या करती है? बनाती है। जनता ही नीति संबंधी क्या करती है? फैसले लेती है। नीति संबंधी फैसले लेती है। नीति संबंधी फैसले लेती है और जनता ही विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है और उसे हटाने की पूर्ण और अंतिम शक्ति रखती है। जनता ही क्या करती है?
आपकी जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उन विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने का और उसे पद से हटाने की जो अंतिम शक्ति होती है वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। ऐसी जो शासन व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। यानी राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति किसके पास होगी? जनता के पास होगी। जनता ही सरकार को बनाएगी, नीति संबंधी फैसले लेगी और जनता ही विभिन्न पदाधिकारियों को नियुक्त करने की और उसे पद से हटाने की जो अंतिम और जो पूर्ण शक्ति होती है वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। अब अगर हम बात करें तो क्या विश्व के अंदर कोई ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है? तो हाँ, ऐसा देश विश्व के अंदर है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड के अंदर स्विट्जरलैंड की 5 जो कैंटीनें हैं, 5 कैंटीनों में अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और ये प्रश्न अभी जस्ट जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो 10वीं का जो पेपर हुआ था उसमें 1 नंबर का प्रश्न पूछा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कोई एक उदाहरण बताइए। तो वो देश कौन सा था? स्विट्जरलैंड। यानी उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था? स्विट्जरलैंड था। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अगर आप पूछे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है तो आप बताओगे कि राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति जनता के पास होती है। जनता सरकार संबंधी सरकार बनाती है, नीति संबंधी फैसले लेती है, जनता ही विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। और ये कहाँ पर विद्यमान है वर्तमान में? तो स्विट्जरलैंड की 5 कैंटीनों में क्या है? विद्यमान है। अब अगर देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा सकता है, तो अगर मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूँ तो देखो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर निर्णय सीधी जनता ले रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे देश जहाँ पर जिस देश का क्षेत्रफल क्या हो, क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या भी क्या हो, कम हो, ऐसे देशों में ही क्या किया जा सकता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए अगर बात करें तो वर्तमान में विश्व के बस गिने चुने कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, देश हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें स्विट्जरलैंड की 5 कैंटीनों का नाम आता है। बाकी विश्व के अन्य देशों में अगर आप बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देश क्या है जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है या कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर सकते। ये तो है आपके प्रत्यक्ष या फिर शुद्ध लोकतंत्र। इसमें भी अगर बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हरहिंसा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरहिंसा। हरहिंसा ने इसके बारे में क्या कहा है? हरहिंसा ने कहा है कि वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें जनता क्या करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों और प्रतिनिधियों के क्या करती है? प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। ऐसी शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है। यानी वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें क्या होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, इसके जो मेन कीवर्ड्स है वो ध्यान में रखना। जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? जनता प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों और प्रतिनिधियों के, बिना कार्यवाहकों एवं प्रतिनिधियों के राज्य की प्रभुत्व शक्ति का क्या करती है? प्रयोग करती है। यानी प्रतिनिधियों को बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे जनता क्या करती है? शासन की शक्ति का प्रयोग करती है। ये तो वो आपके प्रत्यक्ष लोकतंत्र। दूसरा जो है वो आपकी है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये क्या होता है? ये जस्ट इसका क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब देखो ये नाम से स्पष्ट है। कैसे? प्रतिनिधि यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नीति संबंधी फैसले या राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग या कानून संबंधी फैसले जनता न लेकर के जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करती है? जिनको प्रयोग करेगी। यानी राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग यहाँ पे जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा? जनता की चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करते हैं।
यानी अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था की बात करें तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग न कर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति का क्या करती है? प्रयोग करती है। प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही यहाँ पर क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, नीति संबंधी फैसले लेते हैं और विभिन्न पदाधिकारियों को हटाने की अंतिम और पूर्ण क्या रखते हैं? शक्ति देते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग न करके जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो होते हैं उनके माध्यम से क्या करती है? शासन की या राज्य की प्रभुत्व जो शक्ति होती है उसका क्या करती है? प्रयोग करती है। और ये जो चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं यही क्या करते हैं? कानून बनाते हैं और नीति संबंधी फैसले लेते हैं और विभिन्न पदाधिकारियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। इसी में एक विचारक J.S. मिल का स्टेटमेंट भी है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो, जिसमें संपूर्ण जनता या जनता का जो बहुसंख्यक जो भाग होता है उस जनता के बहुसंख्यक भाग के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब किसी शासन शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसको कहा जाता है। यह है आपका दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अब अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की भी अगर बात करें तो ये भी आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। याद रखना, अगर आपको पूछ ले कि प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या प्रतिनिधि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो आप पहला बताओगे संसदात्मक और दूसरा बताओगे अध्यक्षात्मक। अब ये क्या होता है? संसदात्मक शासन व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो कार्यपालिका या जो मंत्रिमंडल जो होता है वो अपने कार्य और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख, देश का संवैधानिक प्रमुख अलग व्यक्ति होता है और सरकार का व्यक्ति अलग व्यक्ति होता है। जैसे अगर बात करें भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है तो भारत में क्या है? सरकार का अध्यक्ष अलग है और संवैधानिक प्रमुख अलग है। जैसे हमारे देश के अंदर संवैधानिक प्रमुख की बात करें या संवैधानिक जो शक्तियाँ हमारे देश में दी गई है वो किसको दी गई है? राष्ट्रपति के पास है। जबकि हमारे यहाँ पर सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कार्यपालिका में जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं ये मंत्रिमंडल तब तक रह सकता है जब तक इसे व्यवस्थापिका में क्या है? विश्वास मत हासिल है। जब विश्वास मत हासिल नहीं होता ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को अपने पद से क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यानी भारत के अंदर अगर बात करें तो यही शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक में क्या होता है? अध्यक्षात्मक में कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए व्यवस्थापिका की प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
यानी यहाँ पर कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और व्यवस्थापिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। और इसके साथ साथ संवैधानिक प्रमुख को सरकार का प्रमुख जो व्यक्ति होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में इस प्रकार की ही शासन व्यवस्था है। कौन सी? अध्यक्ष। वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है वही संवैधानिक प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो ये होती है आपकी संस्थात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आपको जो प्रश्न पूछने की जो संभावना है वो यहाँ से ज़्यादा रहती है। कैसे? इस टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। लिखिए, 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। फिर पूछा जा सकता है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी कितने भेद होते हैं। तब हमारा उत्तर होगा 2, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं उसको हमने पढ़ा। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं इसको भी हमने अच्छे से देखा है। अब अगर बात करें तो वर्तमान में विश्व की ज़्यादातर देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है वो अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में और अत्यधिक भूभाग वाले देशों में क्या है, इस शासन व्यवस्था को लागू करना संभव है। इसलिए आज अगर बात करें तो विश्व में ज़्यादातर देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है? अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वो देखने को मिलती है। इसके बाद अगर देखें इसमें आपके एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है 4 मार्क्स का, वो कौन सा? एक 4 नंबर का इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और वह कौन सा होगा? प्रश्न पूछेगा आपको कि लोकतांत्रिक शासन के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में 4 अंतर बताइए। इस प्रकार का प्रश्न 4 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पार्ट में से आपके एक प्रश्न कितने नंबर का आना है? 4 मार्क्स का पूछा जाना है। यानी आपको प्रश्न पूछेगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कोई 4 अंतर बताइए। तो अंतर क्या होंगे? अंतर अभी हमने पढ़े हैं। एक तो हमने ये पढ़ा कि प्रत्यक्ष जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर राज्य की प्रभुत्व शक्ति किसके पास होती है? प्रभुत्व शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। ठीक बात है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है? प्रभुत्व शक्ति जनता के पास नहीं होती। जनता के पास न होकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। प्रतिनिधियों के पास, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास राज्य की प्रभुत्व शक्ति होती है। दूसरा अंतर क्या होगा? दूसरा अंतर ये होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं क्या करेगी? जनता स्वयं सरकार बनाती है, उस पर नियंत्रण रखती है, कानून बनाती है या फिर विभिन्न पदाधिकारियों की क्या करती है? नियुक्ति करती है या फिर उसे क्या करती है? हटाती भी है। जबकि इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे लोग भी तो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, नीति संबंधी फैसले लेते हैं। प्रतिनिधि जो होते हैं वही क्या करते हैं? आपके कानून बनाएंगे, नीति संबंधी फैसले लेंगे और विभिन्न पदाधिकारियों की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। तीसरी विशेषता ये हो जाएगी कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कम जनसंख्या और कम भूभाग वाले देशों में ही लागू किया जा सकता है, जबकि इसको बड़े भूभाग वाले देश और इसके अलावा अत्यधिक जनसंख्या वाले जो देश होते हैं वहाँ पर भी इसको क्या किया जा सकता है? इस शासन व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। इसके अलावा चौथी विशेषता आप लिख दो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? पहली जैसी विशेषता भी प्रभुत्व शक्ति जनता के पास, यहाँ पे जनता के पास नहीं होती। यहाँ पर जनता स्वयं क्या करती है? सरकार बनाती है, कानून बनाती है, नीति संबंधी फैसले लेती है। यहाँ पर प्रतिनिधि, यहाँ पर कम जनसंख्या और कम भूभाग वाले जो देश होते हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर बड़े भूभाग वाले अत्यधिक जनसंख्या वाले। इसके अलावा चौथा अंतर
ये सिर्फ अगर बात करें तो कहाँ पर है, सिर्फ स्विट्जरलैंड की जो 5 कैंटीन है वहाँ पर है। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करें तो आज विश्व के अत्यधिक या लगभग सभी देशों में आज किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो ये थे आपके लोकतांत्रिक शासन के प्रकार और इसके अंतर, जहाँ से प्रश्न पूछने की बहुत अच्छी खासी संभावनाएं रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।